Welcome my dear students, myself Kumar Sudhir and you are watching me on my YouTube channel Science and Technology. In this video we will discuss about S block elements. So at first, what is S block element? Those elements whose last electron fill in s orbital are known as S block element. It means कि वैसे element या वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आप अगर s ऑर्बिटल में अगर फिट हो रहा है तो वैसे केस में वो एलिमेंट s ब्लॉक एलिमेंट्स माना जाएगा। s ब्लॉक में बेसिकली जब हम s ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो s ब्लॉक में हमारे पास आते हैं ग्रुप नंबर 1 elements and also group number 2 elements. So all elements belongs to group number 1 and all elements belongs to group number 2 are known as S block elements, because in electronic configuration of these two blocks, group number 1 and group number 2, their last electron fill in s orbital. तो सबसे पहले ये है कि इन जो ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इनका नाम हम लोग कैसे याद रख सकते हैं या फिर मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप छोटे छोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले एस ब्लॉक को स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद फिर पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, देन एफ ब्लॉक, इस तरह करके हम ब्लॉक वाइज यहाँ पे स्टडी करेंगे। वो भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ स्टडी करेंगे, फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि एस एलिमेंट, एस ब्लॉक के जितने भी ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम याद कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। लिटिल नवीन करे रब से फरियाद। मैं छोटी सी एक बात बोल रहा हूँ, लिटिल नवीन करे रब से फरियाद। तो लिटिल का मतलब हो गया छोटा नवीन, तो LITTLE लिटिल होता है, तो LI हमने यूज़ किया। लिटिल नवीन, तो नवीन का मैंने NA यहाँ पे लिया हुआ है। लिटिल नवीन करे, तो के करे रब से फरियाद, तो रब RB से फरियाद, फरियाद FR। So these are elements belongs to group number 1. These are lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium and also francium. So all of these are S block elements. So S block elements are lithium, sodium, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सो सीजियम यहाँ पे CS हम लोग यूज़ करते हैं, इसके CES यूज़ करेंगे आप, स्मॉल s यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सीजियम के लिए, ओके। एंड इनके एटॉमिक नंबर को भी हम याद रख सकते हैं एक सिंपल मेथड से, कि आप अगर इसके अगर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करेंगे लिथियम का, तो इसका होता है 3। इसके बाद हमको 8 ऐड करना है, तो 8 अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलता है फिर 11। इट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 हियर। उसके बाद क्या करना है पोटेशियम, तो फिर से आप 8 ऐड कर दो, 8 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। यानी पहले वाले को ध्यान में रखना है कि लिथियम का मेरा एटॉमिक नंबर होता है 3। उसके बाद मैंने 8 ऐड करके मैंने सोडियम के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया, अगेन 8 ऐड करके मैंने पोटेशियम के नंबर को फाइंड किया, फिर यहाँ से मैं 18 ऐड करके नेक्स्ट 2 के एटॉमिक नंबर्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो प्लीज ऐड 18 इन पोटेशियम, so 37. It means what? Atomic number of rubidium is 37 here. Now again add 18, so we get atomic number of cesium which is 55. Just add 18 in 37 and again add 32. यानी हम लोग यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं, पहले वाले में हम लोगों ने लिथियम का 3 लिया, फिर हमने 8 ऐड किया, अगेन 8 ऐड किया, फिर 18, फिर 18 एंड अगेन इस बार हम लोग यहाँ पे 32 ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर 32 ऐड करोगे तो देखोगे इसका नंबर आ जाएगा 87, यानी हमारे फ्रांसियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 87। तो इस तरह से आप ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स और इनके एटॉमिक नंबर्स को हम मेमोराइज यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ही ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स भी सेम पैटर्न के होंगे।
और इनके भी एटॉमिक नंबर्स को आप जो अगला आप फाइंड आउट करोगे तो 8, 8, 18, 18 एंड 32 ऐड करके आप सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। याद कैसे रखें? ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स को भी अरेंज कर सकते हैं कुछ इसी तरह के पैटर्न का इस्तेमाल करके। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए हमको जो यूज़ करना है ट्रिक, वो ट्रिक है हमारा बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। अगर आप इस टर्म को अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे बेटा सो BE, मांगे MG, कार CA, सेंट्रो ऐसे। सो बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, सो BA राजी RA। तो आप यहाँ देखोगे कि इनके सारे एलिमेंट्स आपको मिल गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, स्टॉर्टियम, BA एंड RA। तो यहाँ पे रेडियम आ गया आपका, यहाँ पे बेरियम आ गया, ये आ गया, और इस तरह करके इनके सारे एलिमेंट्स को आप कुछ मेमोराइज कर सकते हो। यानी ग्रुप 1 को याद रखने के लिए लिटिल नवीन करे रब से फरियाद, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, और इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। अब रही बात कि इनके एटॉमिक नंबर को आप कैसे याद करोगे, तो सिंपल हमको ध्यान में रखना है कि लिथियम के ठीक बाद हमारा बेरिलियम आ रहा है, यानी 3 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 4। अब आप इसमें अगर 8 ऐड करते हो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाता है। फिर से आप अगर 8 ऐड करते हो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर्स आपको मिल जाते हैं। वैसे ही अगर आप इसमें 18 अगर आप ऐड करते हो, जैसा कि मैंने इसमें कहा था कि 8, 8, 18, 18, 32 के गैपिंग्स चलेंगे, तो यहाँ पर भी वही गैपिंग हमको याद रखना है, उसी को अप्लाई भी करना है कि 8, 8, 18 अगर आप करते हो तो स्टॉर्टियम का 38 आपको मिल जाता है। फिर से आप इसी वैल्यू में जो कि आपका स्टॉर्टियम वैल्यू है, तो इसमें आप अगर अगेन अगर आप 18 को अगर ऐड कर दो तो बेरिलियम का मिल जाएगा, बेरियम का, जो कि बेरियम के जो वैल्यूज़ की हम बात करेंगे तो 56 आ जाएगा 18 ऐड करके। और फिर से जब आप इसमें 32 जब आप ऐड कर दोगे तो वैसे केस में ये आपको मिल जाएगा रेडियम का एटॉमिक नंबर 88। तो इस तरह से आप सारे ही एलिमेंट्स के नेम एंड दियर एटॉमिक नंबर्स को हम याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों ही ग्रुप्स के एलिमेंट्स को आप बोलते हो एस ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो वैसे केस में इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस ऑर्बिटल में जाते हैं। अब रही बात कि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, क्या ऑर्बिट वाइज करेंगे या ऑर्बिटल वाइज, तो यहाँ पे हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि आप 1s2 2s2 वाला पैटर्न आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर आप किसी का भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट लिथियम का कर रहा हूँ, तो लिथियम अगर 3 की अगर हम बात करते हैं तो 1s2 2s1, सो हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन s orbital, last electron fill in s orbital in case of lithium, so this one is s block element. Similarly, if we walk for sodium here, so sodium atomic number is 11 and their electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1. It means their last electron also fill in s orbital, so this one is also s block element. And similarly, if we walk for potassium 19, then their electronic configuration becomes 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 2 to 4 6 10 to 12 6 18 and 1 19, and their last electron fill in as orbital, so this one also as block element. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सभी के कॉन्फ़िगरेशन जो भी हैं लास्ट ऑर्बिट के, ये सभी के कॉन्फ़िगरेशंस एक जैसे हैं, दीज आर ns1 कॉन्फ़िगरेशन। सो ns1 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये जो भी एलिमेंट्स होंगे दिस बिलोंग्स टू group number 1 because their outer orbit consists ns1 configuration where n decide their number of periods, like in this case
In case of lithium, the value of N is here 2. It means lithium belongs to second period. Similarly, in case of sodium, it belongs to period number 3. And similarly, in case of potassium, it belongs to period number 4. आप वैसे ही अगर आप ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के लिए अगर आप काम करते हो तो ग्रुप 2 के भी जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक एक करके ले रहा हूँ, Be4 की अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2. सो हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन अगेन s ऑर्बिटल, सो दिस वन आल्सो s ब्लॉक एलिमेंट. वैसे ही आप अगर मैग्नीशियम के लिए अगर आप काम करते हो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 12 एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 and 3s2. So again here last electron fill in s orbital, so the magnesium is also s block element. In case of calcium, whose atomic number is 20, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2. So 2 to 4 6 10 to 12 6 18 and 2 20. So total 20 electrons are adjusted here and last electron fill in s orbital, last electron fill in s orbital here like this one, like this one. So आप देख सकते हो कि इन सभी में एक कॉमन कंडीशन है, देयर आउटर ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 हियर. इट मीन्स ns1 कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट एंड ns2 कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स. सो ग्रुप नंबर 1 के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके कॉन्फ़िगरेशन ns1 होंगे और जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशंस ns2 होंगे. और n यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड को एक्सप्लेन करेगा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके मैग्नीशियम में अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं और तो यहाँ पे n का वैल्यू है 3, यानी मैग्नीशियम हमारे तीसरे नंबर पीरियड का एलिमेंट है. वैसे ही हमारा जो कैल्शियम है वो हमारे चौथे नंबर पीरियड का एलिमेंट है. साथ ही साथ इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी आप कंपेयर करके लिख सकते हो. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इनर्ट गैसेज हैं, सो दिस इनर्ट गैसेज आर हीलियम, neon, argon, krypton, xenon and radon with atomic number 2, 10, 18, 36, 54 and 86. So आप इन सभी के कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लिख सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक दो आपको बतलाता हूँ. जैसे अगर पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 19. तो 19 है तो 19 का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है, तो आर्गन मिल रहा है हमको. मतलब ये हुआ कि अगर हमको पोटासियम को अगर रिप्रेजेंट करना है, यानी पोटासियम 19 को, तो वैसे केस में आर्गन तो फिक्स है कि वो आएगा, क्योंकि आर्गन के केस में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आर्गन को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर आप डाल देते हो, मतलब आर्गन के फुल कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है. अब आर्गन का मतलब हुआ कि 18 इलेक्ट्रॉन यूज्ड हैं. तो हमारे पास पोटासियम के लिए अब बचता कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4s1. तो आप यहाँ पर इसको डाल दोगे 4s1. सो दिस वन इज अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटासियम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैसेस. तो इन सभी के कॉन्फ़िगरेशन को आप इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. वैसे ही आप अगर कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 20. तो 20 फिर से वही आर्गन की हम बात कर रहे हैं कि आर्गन जो हमारा 18 है, तो आर्गन यहाँ पर भी आर्गन 18 का कॉन्फ़िगरेशन हमको लेना है और 4s2 लेना है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो एडजस्टेड है, तो बाकी आप बाद वाले दो को आप यूज़ कर रहे हो. वैसे ही इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चाहें तो हम इनर्ट गैस के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इनर्ट गैस के कंपैरिजन के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो लाइक दिस. So this one is one important topic for class 11 student. So how can we write electronic configuration of an element? So we can easily complete their electronic configuration like either by this method or by this method. So in S block, basically two groups are here, and these are group number 1 elements
which are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, and group number 2 elements beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So these are group 1 elements and these are group 2 elements, and already we discussed about here their outer orbit configuration is ns1 configuration and their outer orbit configuration is ns2 configuration. It means during electronic configuration of these elements, their valence orbit consists 1 electron. It means their configuration is ns1, and during configuration of these elements, their outer orbit consists 2 electron. It means their valence orbit configuration is ns2 configuration. Okay, now the first topic is what is the size of these elements. So आप जैसे जैसे आप ऊपर से आप नीचे आते हो, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज करते हैं. नंबर ऑफ पीरियड इट मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम. सो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेंगे, देखिए आप जैसे ही आप ऊपर से आप नीचे आते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी बढ़ रहे हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. बट जब आप नीचे आते हो तो बेसिक रूप में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज कर जाते हैं. Like in case of lithium, there are 2 orbits, first orbit and also second orbit. In case of sodium, जैसे ही आप 1 स्टेप नीचे आते हो तो 3 ऑर्बिट्स आपको मिलते हैं. पोटेशियम के केस में 4 ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 4. सो आप जैसे ही डाउन द ग्रुप्स आप चलते हो, साइज ऑफ एटम मस्ट बी इंक्रीजेज हियर. सो आप जब भी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप आएंगे तो साइज जो होगा वो मेटल का इंक्रीज करेगा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर लिथियम इज स्मॉलर हियर एंड फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम टू सीजियम टू फ्रांसियम. सो दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने के कारण क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज कर जाता है, एंड दैट्स वन डिफाइन द साइज ऑफ एन एटम. सपोज कि आपको अगर मेरे साइज का पता करना है कि सर व्हाट इज योर साइज, तो आप क्या करोगे, मेरे जो मेरा अंगूठा है वहां से लेकर के मेरे हेड के टॉप तक के लेंथ का आप मेजरमेंट कर लेंगे. तो अगर एक एटम के साइज को अगर हमको मेजर करना है तो एटम जो होगा, एटम्स आर बेसिकली स्फेरिकल इन शेप, तो एटम्स जो होते हैं वो हमारे स्फेरिकल शेप के होते हैं. सो उनके न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को ही यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में मेजर किया जाता है. सो एटॉमिक रेडियस or atomic size, it means distance of valence electron from the center of nucleus is known as their atomic size or atomic radius. तो आप उसको atomic radius बोलते हो या फिर atomic size बोलते हो. तो जैसे ही हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं. लाइक इन केस ऑफ लिथियम only 2 orbits are there. It means this is the size of lithium. But if we take sodium, then it consists 3 different orbits. It means their size becomes larger again. So in a group, if we go from top to bottom, then their size becomes larger or size becomes more. Why? Due to more number of period or due to more number of orbits present in that particular atom. The same condition is applicable in second group also. आप अगर इसमें भी अगर आप ऊपर से नीचे अगर आते हो from top to bottom, then their size increases. Like beryllium is smaller, magnesium is again bigger size, calcium is bigger size, strontium, barium and then radium. So radium is वेरी लार्ज इन साइज. वाई? बिकॉज ये बॉटम में है, नीचे है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपको मिलेंगे. तो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मिलेंगे तो वैसे केस में इस एटम का साइज बड़ा हो जाएगा. अब एक बात है कि अगर एटम का साइज अगर बड़ा हो रहा है, वैसे केस में जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अब यहाँ से जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इस केस में अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है तो इसके ऊपर अट्रैक्शन कम काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर है इसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा. यानी अगर कोई एटम अगर छोटे साइज का है तो वैसे केस में उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के वैल्यू ज़्यादा होते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स. तो आप
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हो कि एक न्यूक्लियस के द्वारा, यानी न्यूक्लियस चूंकि पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहा है तो गारंटी है कि वो निगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा और उसी अट्रैक्शन के कारण एटम्स जो होते हैं वो स्क्वेंच करते हैं, यानी छोटे होते चले आते हैं एक समय आने पर। लेकिन यहाँ पर अगर आपका एटम में अगर आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर साइज अगर बहुत बड़ा हो जाए एटम का, तो वैसे केस में उस आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत वीक होगा। इट मीन्स कि वैसे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज कर सकते हैं और वैसे एटम्स और वैसे एलिमेंट्स को हम गुड मेटल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स कि आप मेटालिक टेंडेंसी की भी अगर बात करेंगे तो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक टेंडेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। सपोज वी कंपेयर हियर मेटालिक टेंडेंसी ऑफ लिथियम एंड सोडियम, देन सोडियम इज मस्ट बी मोर मेटालिक। इफ वी कंपेयर सोडियम एंड पोटेशियम, देन पोटेशियम इज मोर मेटालिक। क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो साइज ऑफ एटम बड़ा हो रहा है और साइज ऑफ एटम जब बड़ा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के वैल्यू डिक्रीज करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस अगर डिक्रीज करेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के जो वैल्यूज हैं वो भी डिक्रीज करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर कोई भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो उसके एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई देना पड़ता है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पे आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं और ये बेसिकली किलो जूल पर मोल में मेजर किया जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब भी हम एक मेटल की बात करते हैं तो एक गुड मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा क्योंकि आप बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई दोगे और वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे, तो वैसे केस में वो एक गुड मेटल के रूप में माने जाएंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इस ग्रुप में आप नीचे की ओर आते हो मेटालिक टेंडेंसी बढ़ता चला जाता है। व्हाई देयर मेटालिक टेंडेंसी इंक्रीजेस व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम इन दिस टू ग्रुप, बिकॉज व्हेन वी गोज top to bottom in a group then the size of atom increases, and when size of atom increases then effective nuclear charge decreases, and if effective nuclear charge decreases then ionization potential will decrease, and when ionization potential will decrease then metallic tendency must be more or must be increases. Is it clear? So यहाँ पे आप जैसे जैसे आप नीचे आते हो साइज एटम का बड़ा होता चला जाता है और साइज बड़ा होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी हमने कहा कि अट्रैक्शन वैल्यू को हम बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि कितना पावर से वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और वैसे केस में अट्रैक्शन वैल्यू लेस होगा। M is one element, M is one any element from these two groups, and if we supply some sufficient amount of energy then it converted into M plus ion and release one electron, and that sufficient supply of energy which is needed to release one electron from isolated gaseous atom is termed as ionization potential. So this one is first ionization potential of that particular element. So this one is first ionization potential. If that M plus again accept some another form of energy then it converted into M double plus and release another electron. So this one is second ionization potential. So in case of group 1 element only E1 is applicable because the value of E2 is so high or so greater value. So actually it is not possible because our group 1 element consists only one electron in their valence orbit, but in case of group 2 elements which consist 2 electrons in their valence orbit can loses their 2 electrons easily. So अब जैसे ही E1 वैल्यू आप दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, M प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर वो M था, समझना है इस चीज़ को कि अगर वो M था तो एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए आपने कुछ एक एनर्जी का सप्लाई दिया और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब ये क्या हुआ, M plus it means what कि their nucleus consist one proton more than their number of electrons. So इसका न्यूक्लियस अब एक प्रोटॉन ज़्यादा होल्ड कर रहा है कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स या और इन ऑर्बिट। तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण अब क्या हो रहा है कि ये मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई करेगा पहले वाले के कंपैरिजन में। सो आपको अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करना है देन वी मस्ट हैव टू सप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, यानी पहले वाले की तुलना में हमको
ज़्यादा एनर्जी का सप्लाई देना होगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट नहीं करेगा। सो वी कैन से दैट the value of E1 is less than the value of E2 and this one is must be less than E3 और E4 वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं होते हैं। यही कारण है कि आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 10 में, C4 plus ions and C4 minus ions are basically not formed. Why? Because कि ये 3 के बाद के जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक को। मैंने इस सिस्टम को पढ़ाते हुए मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। इसका कारण है कि मैं हाइड्रोजन के लिए एक अलग चैप्टर ही लेकर के आऊँगा जिसमें हाइड्रोजन एंड उनसे रिलेटेड ऑल कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर नेचर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़। एंड आप कमेंट करिए जितने भी तरह के आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हाँ कमेंट जो भी हो तो वो इस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड आपको कमेंट डालना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा बुक हम पढ़ लें कि हमारे लिए बेटर हो जाएगा। भाई आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, दुनिया में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जिस लाइन से आपको पढ़ना है आप कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो। आप मार्केट में जाइए, आप अलग अलग तरह के बुक्स को लीजिए, 1-2 पेज को आप पढ़ करके देखिए, आपको अगर लगता है कि नहीं आप सेटिस्फाइड हो तो आप उस बुक को आप परचेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।